गुजरात में एक शहर है मोरबी। वो तेहरान से 2400 किलोमीटर दूर है, पर जो अभी तेहरान में हो रहा है उसकी गूंजें आपको मोरबी में भी सुनाई देगी। इंडिया का 80% सिरेमिक प्रोडक्शन मोरबी में होता है, पर करीब 400 फैक्ट्रीज बंद हो चुकी हैं और 4 लाख कर्मचारी जो यूपी, बिहार और उड़ीसा से हैं वो घर वापस लौट गए हैं। यहाँ मैं एक सिरेमिक टाइल्स कंपनी में काम करता हूँ। वो कंपनी बंद हो गई है फिलहाल 10-12 दिनों से। इसके वजह से हम लोग घर जा रहे हैं। यहाँ बहुत सारी तकलीफें हो रही थी। 1100 किलोमीटर दूर हरियाणा के करनाल शहर में कई राइस मिल्स हैं, जहां से बासमती चावल गल्फ देशों तक जाता है। पर ये फैक्ट्रीज अभी 10% कैपेसिटी पर चल रही है और करीब आधे कर्मचारी अपने घर लौट चुके हैं। देश के शहरों के रेस्टोरेंट्स के खर्चे बढ़ गए, तो गुजरात की सेरेमिक्स फैक्ट्री हो, हरियाणा का राइस मिल या फिर दिल्ली के रेस्टोरेंट्स, ये तीनों चीजें कनेक्टेड है मिडिल ईस्ट की जंग से। 11 मार्च को प्रधानमंत्री मोदी ने देश को आश्वासन दिया, There is no need to panic or pay attention to rumors. कि एलपीजी सिलेंडर की सप्लाई के बारे में पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं है। पर 2 हफ्ते बाद जब जंग रुकी नहीं, सरकार का रुख बदल गया। प्रधानमंत्री ने सिचुएशन को और गहराई से समझाया और उन्होंने कहा, हम कोरोना के समय भी एकजुटता से ऐसी चुनौतियों का सामना कर चुके हैं। अब हमें फिर से उसी तरह तैयार रहने की आवश्यकता है। सरकार ने कई बार कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करवाई है, जो नेशनल सिक्योरिटी के लिए देश की हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है, जहां प्रधानमंत्री इंपॉर्टेंट मिनिस्टर जैसे डिफेंस, होम, फाइनेंस और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर्स के साथ बैठते हैं। इनफैक्ट चीजें इतनी सीरियस हो गई है कि सरकार अब एक्टिवली इंकरेज कर रही है कि लोग इंडक्शन हीटर्स यूज करें, जिससे देश को मिडिल ईस्ट से कुकिंग गैस ना इंपोर्ट करनी पड़े। अब अमेरिका और ईरान के बीच सीज फायर जरूर अनाउंस हो गई है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पेट्रोल पंप और एलपीजी सिलेंडर के दाम और सप्लाई इमीडिएटली चेंज हो जाएगी। और सीज फायर के बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाएगा। न्यूयॉर्क टाइम्स की इस रिपोर्ट के हिसाब से ईरान को खुद नहीं पता कि उनके माइंस कहाँ हैं, जिस वजह से स्ट्रेट को खोलना इतना आसान नहीं है। इस जंग का आपकी जिंदगी के हर पहलू पर असर होगा कि आपकी प्लेट पर कौन सा खाना होगा, वो कौन से फ्यूल से बनेगा, आप कौन सी गाड़ी चलाओगे और कौन सी दवाइयाँ आप खरीद पाओगे। और आप इस सिचुएशन के तभी तैयार हो पाओगे जब आप इस सिचुएशन को समझोगे। एंड दिस इज माय डिटेल्ड वीडियो कि मिडिल ईस्ट की वॉर का आपकी जिंदगी पर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। अब आगे बढ़ने से पहले आई जस्ट वांट टू टॉक अबाउट टुडेज स्पॉन्सर, व्हिच इज आल्सो अबाउट एनर्जी, जस्ट डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी, फोकस एंड कंसंट्रेशन। रील्स, शॉर्ट फॉर्म कंटेंट और नोटिफिकेशंस की वजह से एक एवरेज इंसान का फोकस टाइम सिर्फ 47 सेकंड्स रह गया है। इंपॉर्टेंट मीटिंग में ब्लैंक हो जाना, एक पैराग्राफ बार बार पढ़ते रहना, दुनिया का हर तीसरा इंसान इस प्रॉब्लम से गुजर रहा है एंड वी हैव जस्ट अज्यूम्ड दैट दिस इज नॉर्मल। कई लोग इसे कॉफी या फिर एनर्जी ड्रिंक से सॉल्व करते हैं, बट दैट गिव्स यू टेम्पररी स्पाइक इन एनर्जी। साइंटिफिकली जब आप कॉफीन को नेचुरल अमीनो एसिड जैसे एल्थनीन के साथ कंबाइन करते हो, तो बिना किसी एंजाइटी या क्रैश के आपको काम और स्टेबल फोकस मिलता है। एंड दिस इज द एग्जैक्ट साइंस दैट केंट एंड रायन यूज्ड टू बिल्ड देयर कंपनी न्यूरोगम। हर पीस में 40 मिलीग्राम नेचुरल कैफीन है और 16 मिलीग्राम एल्थिनीन है। MIT के ब्रेन एंड कॉग्निटिव साइंसेज डिपार्टमेंट की एक स्टडी में पाया गया कि न्यूरो यूज करने वाले अप टू 21% फास्टर फोकस कर पाते हैं। The NeuroGum is great because I'll chew a couple pieces of NeuroGum before I do stand up, before I do different things where I have to really think clearly. US में सक्सेसफुल होने के बाद now this is also available in India. Now personally, good sleep, good food and good exercise are the best things for your focus. But in case for whatever reason those things are not working out and you need supplements for extra boost, please check them out. Description में link है। सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा हमारे एनर्जी सेक्टर पर। एक बात जो आपको समझनी पड़ेगी कि हमारा देश जो एनर्जी कंज्यूम करता है उसका बहुत ही हम कम भाग प्रोड्यूस करते हैं। क्रूड ऑयल की बात करें तो 88% वो इंपोर्ट होता है, LPG 60% और नेचुरल गैस 45%। और इन तीनों चीजों का एक बहुत बड़ा भाग गल्फ से आता है। इस चीज की गहराई समझने के लिए हम अपने आप को दूसरे देशों से भी कंपेयर कर सकते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना के बाद इंडिया दुनिया का 3rd लार्जेस्ट ऑयल इंपोर्टर है। हमारे हर साल का ऑयल इंपोर्ट बिल करीब 130 to 150 बिलियन डॉलर होता है। हमारी डिफेंस स्पेंडिंग से ज्यादा हर साल हम इस तेल इंपोर्ट करने पर खर्च करते हैं।
पर इस सिचुएशन को समझने से पहले हमें थोड़ी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि ये पेट्रोल, डीजल और नेचुरल गैस एक्चुअली होती क्या है और कहां से आती है। हमारी स्टार्टिंग होती है क्रूड ऑयल से, जो बहुत ही थिक डार्क लिक्विड है जो आपको धरती की गहराई में मिलता है। अपने आप में क्रूड ऑयल का कोई यूज नहीं है, पर इसको रिफाइन करके हमें ऐसे कई प्रोडक्ट्स मिलते हैं जो हम अपनी इकोनॉमी में यूज कर पाते हैं। ये रिफाइनिंग या फिर प्रोसेसिंग होती है एक रिफाइनरी में, जो एक बहुत बड़ी इंडस्ट्रियल फैसिलिटी होती है जहाँ क्रूड ऑयल को बहुत हाई टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है। क्रूड ऑयल अब डिफरेंट टेम्परेचर पर उनके वजन के हिसाब से डिफरेंट पार्ट सेपरेट हो जाते हैं और एक डिफरेंट फ्यूल बनते हैं। सबसे हल्का भाग होता है एलपीजी, यानी कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का। अब एलपीजी एक्चुअली दो गैसेस का मिक्सचर है, पर इसको अगर हम थोड़ा प्रेशर दें तो ये गैस एक लिक्विड बन जाती है और एक सिलेंडर में फिट हो जाती है। यही सिलेंडर फिर आपके किचन में होता है खाना बनाने के लिए, और आपके ही नहीं, देश के 33 करोड़ परिवार एलपीजी का सिलेंडर ही यूज करते हैं अपना खाना बनाने के लिए। अब इंडियन रिफाइनरीज भी एलपीजी बनाती हैं क्रूड ऑयल को रिफाइन करके, पर क्रूड ऑयल से इतना एलपीजी नहीं बनता जिससे हम 33 करोड़ परिवारों को इतने सिलेंडर दे पाए, और इसीलिए हमें 60% एलपीजी इंपोर्ट करना पड़ता है, मेनली गल्फ से। अब बारी आती है पेट्रोल की, जिसको अमेरिका में लोग गैसोलीन बोलते हैं। ये पेट्रोल आपकी गाड़ी, बाइक या स्कूटर को चलाता है। देश में करीब 30 करोड़ से ज्यादा रजिस्टर्ड गाड़ियां हैं, और अगर आपको मिडिल ईस्ट की जंग का असर आपके सिलेंडर में नहीं दिखा तो आपको पेट्रोल पंप पे तो दिख ही जाएगा। पेट्रोल के बाद आता है एटीएफ, यानी कि एविएशन टर्बाइन फ्यूल। हर एयरक्राफ्ट एटीएफ से ही चलता है, और अगर एटीएफ के दाम बढ़ गए तो आपके एयरलाइन टिकट प्राइसेस भी बढ़ेंगे। फिर आता है डीजल, जो पेट्रोल और एटीएफ से भारी है और मानो देश के लिए ज्यादा इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देश के ऑलमोस्ट सारे ट्रक्स डीजल पर चलते हैं। तो देश में जो भी मूवमेंट होती है, चाहे वो सब्जियों की हो या फिर फैक्ट्री के गुड्स की, वो डीजल के ट्रक पर ही निर्भर करती है। और अगर डीजल के दाम बढ़ गए तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाएंगी। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाएगी तो जो भी आप चीज खरीदोगे जिसमें मूवमेंट इन्वॉल्व है, उसका दाम भी बढ़ जाएगा। तो देश क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है और स्टेट ओन्ड कंपनीज इस क्रूड ऑयल को रिफाइन करती है पेट्रोल, एटीएफ और डीजल बनाने के लिए। ये कंपनीज हो गई इंडियन ऑयल, बीपीसीएल या फिर एचपीसीएल, जिसके पेट्रोल पंप्स आपको मानो हर रोड पर मिल जाएंगे। क्योंकि ये सरकारी कंपनीज है, इसलिए सरकार डिसाइड करती है कि ये किस दाम पर बेच सकती है प्रोडक्ट्स। पर इनके अलावा रिलायंस एक प्राइवेट कंपनी है जो हमारे देश की सबसे बड़ी रिफाइनरी चलाती है गुजरात के जामनगर में। अब रिलायंस भी अपना पेट्रोल, डीजल, एटीएफ और एलपीजी बेचता है, पर क्योंकि ये सरकारी कंपनी नहीं है, वो डिसाइड कर सकते हैं कि वो किसको बेचेंगे और कितने दाम पर। वो ये प्रोडक्ट्स मेनली देश के बाहर एक्सपोर्ट करते हैं। जो देश में बचता है वो एयरलाइंस और फैक्ट्रीज को बेचती हैं। इनफैक्ट रिलायंस ने भी ऐलान किया है कि वो हर कस्टमर को मैक्सिमम 11 लीटर पेट्रोल ही देंगे। वो भी करे क्या, उनके पास भी इतनी सप्लाई नहीं है। तो अब हमें क्रूड ऑयल और उसके प्रोडक्ट्स की पूरी जानकारी मिल गई। सेकंड है नेचुरल गैस। नेचुरल गैस हमें क्रूड ऑयल से नहीं मिलती, धरती के बहुत नीचे, बल्कि इसके खुद जियोलॉजिकल डिपॉजिट्स होते हैं, जहां हमारा 90% क्रूड ऑयल इंपोर्ट होता है। नेचुरल गैस हम करीब आधा ही इंपोर्ट करते हैं, तो इसमें थोड़ी हमारी सिचुएशन बेटर है। आपको नेचुरल गैस हमारे देश में 3 तरीके से दिखेंगी। पहली है सीएनजी, यानी कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जिससे ऑटोज और बसेस चलती हैं हमारे शहरों में। दूसरी है पाइप्ड गैस, जिससे हमारे देश के दिल्ली, मुंबई और अहमदाबाद जैसे शहरों में अंडरग्राउंड पाइप से लोगों के किचन में कुकिंग गैस दी जाती है। अब देश में मोस्ट लोग अपना खाना एलपीजी सिलेंडर से ही पकाते हैं, पर कुछ शहरों में जहां ये अंडरग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, वो नेचुरल गैस के पाइप्स यूज करते हैं खाना बनाने के लिए। तीसरी एप्लीकेशन, और मानो सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन नेचुरल गैस की है यूरिया, जो सबसे पॉपुलर फर्टिलाइजर है इंडियन एग्रीकल्चर में। तो अगर नेचुरल गैस के दाम बढ़ गए, यूरिया के दाम बढ़ जाएंगे, जिसका मतलब है कि सारे खाने के दाम भी बढ़ जाएंगे। तो होपफुली अब आपके बेसिक्स क्लियर हो गए होंगे कि क्रूड ऑयल से एलपीजी, पेट्रोल, एटीएफ और डीजल बनता है, जिसका ज्यादातर भाग हमारा देश इंपोर्ट करता है, जबकि नेचुरल गैस से आपको सीएनजी मिलता है, किचन में पाइप गैस और किसानों को यूरिया। पर देश की करीब आधे से ज्यादा नेचुरल गैस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आती है, जिससे आपको समझ आ गया होगा कि हमारे देश की इकोनॉमी कितनी डिपेंडेंट है इस छोटे से इलाके पे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक बहुत पतला सा सी रूट है
जिस पर मानो पूरी ग्लोबल इकोनॉमी सिग्निफिकेंटली डिपेंडेंट है तेल और नेचुरल गैस के लिए। ये इलाका मानो एक ब्रिज की तरह है। अगर ये ब्रिज डगमगाने लगा तो दुनिया के ऑयल और नेचुरल गैस प्राइसेस बढ़ जाते हैं। अब आप में से कुछ लोग पूछोगे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर हमारी इतनी डिपेंडेंस क्यों है। देखिए, गल्फ देश जो मेन प्रोड्यूसिंग देश है तेल और नेचुरल गैस के, उनके पास बस 2 ही एग्जिट हैं अपना माल ट्रांसपोर्ट करने के लिए। पहला है पर्शियन गल्फ से जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरता है, और दूसरा है रेड सी के जरिए। आप बोल सकते हो कि सऊदी अरेबिया ये रूट यूज कर सकता है, पर इसमें कुछ प्रॉब्लम्स है। पहली बात, सऊदी अरेबिया के मोस्ट ऑयल फील्ड्स देश के ईस्ट में है। तो आप बोलोगे कि पाइपलाइन बना ले सऊदी अरेबिया। वेरी गुड, सऊदी अरेबिया ने एक्चुअली एक पाइपलाइन बना रखी है जो ईस्ट से यानबू की तरफ जाती है, जो उनका एक पोर्ट है रेड सी में। ये पाइपलाइन तेल के 25 लाख बैरल्स मूव कर सकती है हर दिन। 25 लाख बड़ा नंबर है, पर एक्चुअली सऊदी अरेबिया हर दिन 60 से 70 लाख बैरल एक्सपोर्ट करता है। तो अगर आपने सारा तेल ट्रांसफर कर भी दिया इस पाइपलाइन के जरिए, एक बड़ा गैप बच जाएगा। और ये रेड सी भी सेफ नहीं है, क्योंकि साउथ में है यमन, जहाँ कई हूती मिलिटेंट ग्रुप्स हैं जो ऑलरेडी हमें दिखा चुके हैं कि अगर किसी शिप ने उधर से गुजरने की कोशिश करी तो उस पर वो अटैक करने में हिचकिचाएंगे नहीं। यूएई की भी एक छोटी पाइपलाइन है जो फुजैरा तक जाती है। यूएई का एक पोर्ट जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बाहर है, पर इधर भी वही प्रॉब्लम है जो सऊदी अरेबिया की है कि इस पोर्ट की कैपेसिटी बस 10 से 20 लाख बैरल की है, जबकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से नॉर्मली 2 करोड़ बैरल्स गुजरते हैं हर दिन। दूसरे देशों की बात करें तो इराक और कुवैत के पास तो कोई ऑप्शंस है ही नहीं, और कतार के लिए जहां दुनिया की सबसे बड़ी नेचुरल गैस एक्सपोर्ट फैसिलिटी है, उनके पास भी कोई ऑल्टरनेटिव रूट नहीं है। अब हर्ष गोयनका जो ट्विटर पर मानी जानी हस्ती हैं और आरपीजी ग्रुप के चेयरमैन हैं, उन्होंने ये एआई जनरेटेड मैप पोस्ट करके दुनिया से पूछा कि भाई हम सऊदी अरेबिया के डेजर्ट से होते होते ओवर लैंड क्यों नहीं ट्रांसफर कर सकते इस चीज़ को। इस पोस्ट को करीब 4 करोड़ व्यूज़ भी मिले। अब हर्ष गोयनका को शायद पता नहीं होगा, पर एक सिंगल ऑयल टैंकर 20 लाख बैरल ट्रांसपोर्ट कर सकता है, जबकि एक ट्रक बस 200 बैरल ही। तो एक शिप को रिप्लेस करने के लिए आपको 1 लाख ट्रक्स की ज़रूरत होगी जो नॉन स्टॉप चल रहे होंगे, वो भी एक रेगिस्तान से। तो कंक्लूजन ये है कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को इतनी इजीली रिप्लेस नहीं कर सकते, और इसलिए प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इतने गुस्से में थे रिसेंटली। प्रेसिडेंट ट्रंप ने तो खुलेआम धमकी दी ईरान को कि ओपन द स्ट्रेट्स यू क्रेजी बास्टर्ड्स और यू विल बी लिविंग इन हेल, जस्ट वॉच, प्रेज बी टू अल्लाह। पर याद रहे कि प्रेसिडेंट ट्रंप डजंट केयर अबाउट द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, उनको पॉलिटिकली इम्पैक्ट पड़ेगा तेल के दामों से। अब डोनाल्ड ट्रंप जरूर 2 बार सोच रहे होंगे गैस प्राइसेस के बारे में, पर ये डर चाइना को इतना नहीं है, क्योंकि यानचेंग जो चाइना में एक इंडस्ट्रियल पोर्ट सिटी है, उधर उन्होंने बड़े बड़े स्टोरेज टैंक्स बना रखे हैं नेचुरल गैस से। ये स्टोरेज इतनी बड़ी है कि बीजिंग में बसे 2.5 करोड़ लोगों को 2 महीने का सप्लाई सरकार खुद दे सकती है। क्योंकि देखो, एक नॉर्मल अमेरिकन को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा कि ईरान में चल क्या रहा है। इनफैक्ट फॉक्स न्यूज ने जब कई यंग अमेरिकन का इंटरव्यू लिया फ्लोरिडा बीच में, कई लोगों को तो ये भी नहीं पता था कि ईरान के सुप्रीम लीडर है कौन। You must be happy. I'm very happy. The Ayatollah is dead. I'm so what? Who? What? What is that? Who the is Ayatollah? I have never heard that word in my life. उनके दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। He was the supreme leader of Iran. He dead? Oh, yeah. We killed him. You did? You killed him? Johnny. Wow. पॉलिटिकली प्रेसिडेंट ट्रंप पर असर तभी आएगा जब देश के सारे पेट्रोल पंप्स पर दाम बढ़ेंगे और पॉलिटिकल प्रेशर बढ़ेगा। अब इस वॉर से एनर्जी प्राइसेस पर इम्पैक्ट पड़ता कैसे? 2 तरीकों से। पहला है बहुत डायरेक्ट, जब प्रोडक्शन फैसिलिटीज को ही डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। ऐसा ही हुआ जब ईरान ने कतार की 14 में से 2 नेचुरल गैस प्रोडक्शन यूनिट्स को ही डिस्ट्रॉय कर दिया, जिससे कतार की 17% एक्सपोर्ट कैपेसिटी ही डूब गई। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इसको रिपेयर करने के लिए कतार को 2 से 5 साल लग सकते हैं। तो ये हुआ डायरेक्ट इम्पैक्ट। पर दूसरा एक इनडायरेक्ट इम्पैक्ट भी है, जब परसेप्शन बन जाता है कि भाई अभी मामला बहुत डेंजरस है। जो ऑयल टैंकर्स स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसी लोकेशन से पास कर रहे हैं, उनको एक वॉर रिस्क इंश्योरेंस लेना पड़ता है। ये इंश्योरेंस उनकी शिप को भी कवर करता है और इस ऑयल को भी कवर करता है
जो वो ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। जब ये रिस्क बढ़ता है, जैसे अभी ईरान वॉर में चल रहा है, तब ये इंश्योरेंस प्रीमियम्स भी बढ़ते हैं। जब इंश्योरेंस प्रीमियम बढ़ता है तो जो आप पेट्रोल का दाम दोगे पेट्रोल पंप में, वो भी बढ़ जाएगा। तो अब आपको पता चल गया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इतना ज़रूरी क्यों है। अब समझते हैं कि ईरान कंट्रोल कैसे आजमा रहा है इस स्ट्रेट पर। अब इस चीज़ को समझने के लिए हम सबसे पहले एक जर्नलिस्ट की रिपोर्ट नहीं पढ़ेंगे, बल्कि वॉल स्ट्रीट में एक रिसर्च एनालिस्ट की रिपोर्ट पढ़ेंगे। आप दंग रह जाओगे ये जानने के लिए कि लोग पैसों के लिए क्या क्या कर सकते हैं। सिट्रीनी रिसर्च एक रिसर्च कंपनी है जिसने अपने एक एनालिस्ट को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भेजा, पब्लिक सर्विस के लिए नहीं, बल्कि ताकि वो अपने क्लाइंट्स को अच्छी रिसर्च दे पाए। उस बंदे ने टैंकर कैप्टन्स, शिप क्रूज, लोकल मछुआरे और स्मगलर्स के साथ बात करी और उसका कंक्लूजन ये है कि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज मानो पूरी तरह बंद ही कर दिया है। बस ईरान कंट्रोल करता है कि कौन सी शिप उधर से पास करेगी और कितने दाम पर। अब हर देश की बॉर्डर के पास जो पानी होता है वो उसका टेरिटोरियल पानी है, जबकि कुछ किलोमीटर बाद इंटरनेशनल वाटर आ जाता है जहाँ कुछ भी हो सकता है। क्योंकि ईरान के तेल को यूएस ने कई सालों तक इलीगल डिक्लेयर किया है, इसलिए अगर एक शिप ईरान के तेल के साथ इंटरनेशनल वाटर में आएगी तो उस शिप को यूएस नेवी सीज कर सकती है। अब क्योंकि ईरान के पानी पर कोई फॉरेन नेवी घुस नहीं सकती, इसीलिए ईरान ने एक मानो टोल बूथ क्रिएट कर दिया है अपने पानी पर। और इनफैक्ट इधर एक शिप ने तो $2 मिलियन यानी कि 20 करोड़ रुपए दिए इस टोल बूथ को पार करने के लिए। सिट्रीनी के रिसर्च एनालिस्ट ने कहा कि मोस्ट शिप्स जो उसने देखी इस टोल बूथ से जो पास कर रही थी वो मेनली चाइनीज थी। ईरान ने पाकिस्तानी और इंडियन शिप्स को भी जाने दिया जिनके साथ रिलेशंस ईरान के बहुत अच्छे हैं। अब इस टोल बूथ से निकलने के बाद आप आओगे इंटरनेशनल वाटर पर, अब उधर तो कुछ भी हो सकता है। इसीलिए कई शिप्स ज़ॉम्बी शिप्स बन गई हैं, जिसका मतलब है कि वो अपनी आइडेंटिटी बदल देती है। मान लो एक 40 साल पुरानी शिप है जो अब ऑपरेशनल ही नहीं है, एक शिप ऐसी आइडेंटिटी ले लेगी ताकि अमेरिकन नेवी इस शिप को पकड़ ही ना पाए। तो इसी से चल रहा है ईरान का टोल बूथ, और सब ईरान की सुनते भी हैं क्योंकि भैंस भी उनकी और लाठी भी उनकी। अब इंडियन शिप्स को इतनी डरने की जरूरत नहीं थी क्योंकि उनको तो ईरान ने परमिशन दी थी। पिछले महीने ही इंडिया की 2 शिप्स जिनमें करीब 1 लाख टन की एलपीजी थी, उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पास किया बिना किसी मुसीबत के। अब सवाल यह है कि जो ईरान ने टोल बूथ बनाया है उस पर वो एनफोर्स कैसे कर रहे हैं। सीक्रेट है ज्योग्राफी। इस स्ट्रेट की विड्थ बस 40 किलोमीटर ही है और बस 2 शिपिंग लेन्स हैं, जबकि अगर हम ईरान की कोस्टलाइन की बात करें तो वो 1700 किलोमीटर है, जहां पहाड़ हैं, वैलीज हैं और कई आइलैंड्स भी हैं, जिस वजह से सस्ते ड्रोन्स और फास्ट अटैक स्मॉल बोट्स हैं उनको स्पॉट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा वो अपनी बोट से माइंस भी डाल सकती हैं, जिससे सारा शिप ट्रैफिक बहुत डर जाता है। तो अब दूसरे देशों को डिसाइड करना था कि वो इस टोल बूथ का करे क्या। अगर इंडिया जैसे आपके साथ अच्छे रिलेशन है ईरान के, तो आपको टेंशन लेने की इतनी जरूरत नहीं है, जबकि अगर आप प्रेसिडेंट ट्रम्प हो आपको ये टोल बूथ डिस्ट्रॉय करना है। इसीलिए उन्होंने चाइना, फ्रांस, जापान, साउथ कोरिया और यूके से एक नेवल कोएलिशन बनाने की बात करी कि हम वॉरशिप्स भेजेंगे और इस टोल का कंट्रोल ईरान से छीनने के लिए। पर दूसरे देशों ने बहुत ठंडा रिस्पॉन्स दिया। फ्रांस ने ज्वाइन करने से मना कर दिया और दूसरे यूरोपियन देशों ने कहा कि जंग में लड़ने का उनका कोई मूड नहीं है। 7 दूसरे देशों ने एक स्टेटमेंट ऑफ सपोर्ट जरूर दी पर कुछ कमिटमेंट नहीं करी। तो जहां प्रेसिडेंट ट्रम्प एक मिलिट्री कोएलिशन बना रहे थे, प्रधानमंत्री मोदी ने डिप्लोमेसी यूज करी। उन्होंने ईरान के प्रेसिडेंट को 2 बार कॉल किया, 12 मार्च और 21 मार्च को। पहले कॉल के दौरान उन्होंने प्रेसिडेंट को बताया कि इंडिया की टॉप प्रायोरिटी है कि हमारे एनर्जी सप्लाईज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास कर दिए जाएं। इसी बीच इंडियन नेवी ने ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा एनर्जी सिक्योरिटी लॉन्च किया, जहां इंडियन वॉरशिप्स गल्फ ऑफ ओमान में तैनात थी उन टैंकर्स को एस्कॉर्ट करने के लिए जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकलते हैं। ये थे शिवालिक और नंदा देवी टैंकर्स, जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया था। अप्रैल तक 8 इंडियन वेसल्स ने इस स्ट्रेट को क्रॉस कर लिया था और 22 वेट कर रही थी। फिर 4 अप्रैल को 7 साल में पहली बार इंडिया ने डायरेक्टली ईरानियन ऑयल खरीदा, वो भी प्रेसिडेंट ट्रम्प की मंजूरी के बाद।
क्योंकि ऑयल के दाम इतने बढ़ रहे थे तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने अप्रूवल दे दिया इंडिया को कि आप ईरान का तेल खरीद लो ताकि कम से कम प्राइसेस तो कम होए। इससे पहले यूएस ने ही सैंक्शंस लगाए रखे थे ईरानियन ऑयल पर कि कोई खरीद नहीं सकता उसको। अभी तो भारत सरकार डिप्लोमेसी यूज कर रही है इस चीज को सॉल्व करने के लिए, पर आम भारतीय तो एनर्जी क्राइसिस फेस कर ही रहा है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपकी जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा इस मिडिल ईस्ट वॉर का, और ये असर आप 3 चीजों में देख सकते हो। पहला है आपका किचन। अब अगर आप मेरी तरह बहुत प्रिविलेज्ड हो तो प्राइसेस से क्या ही फर्क पड़ेगा, प्राइसेस कभी ऊपर होते कभी नीचे होते हैं, पर ऐसा हर किसी के साथ नहीं है। जैसे माया रानी, 4 दिन लगातार 36 साल की माया रानी हर सुबह दिल्ली में गैस डिस्ट्रीब्यूटर के ऑफिस गई अपनी 6 महीने की बेटी के साथ, और हर बार वो खाली हाथ घर आई बिना किसी सिलेंडर के। उनके पति काम करते हैं तो सिलेंडर लाना माया की जिम्मेदारी थी। अयोध्या डिस्ट्रिक्ट में मित्रसेनपुर नाम का एक गाँव है जहाँ मिड डे मील नहीं बनी 1 हफ्ते से। बच्चों को बस बिस्किट दिए गए क्योंकि स्कूल में कोई सिलेंडर ही नहीं है। क्या क्या मिला है? दाना और चना बिस्किट। गैस खत्म हो गया है। तो गैस भरवा नहीं रहे हैं सच्ची आपकी? नो मैम बिस्कुट बांटते हैं और कहते हैं चाहो घर खाओ। इंडियन एक्सप्रेस ने मुंबई रेलवे स्टेशंस में 5 दिन लगातार इन्वेस्टिगेशन करी और 130 माइग्रेंट वर्कर्स से बात करी। ये सब लोग घर जा रहे हैं क्योंकि उनके पास कोई कुकिंग गैस सिलेंडर नहीं है। एक इनमें से है विशेष त्यागी, 24 साल के फैक्ट्री वर्कर उत्तर प्रदेश से। उन्होंने 5 दिन बिताए सिलेंडर ढूंढने के लिए और कुछ मिला नहीं। जब सप्लाई बंद हो गई तो एक ब्लैक मार्केट स्टार्ट हुई। 900 रुपए का सिलेंडर 3000 से 5000 में बिकने लगा। जो मोस्ट माइग्रेंट वर्कर्स होते हैं वो शहरों पर रहते हैं भाड़े पर, और वो अपना जो स्टोव होता है जहाँ खाना बनाते हैं वो भी वो भाड़े पर लेते हैं। अब अगर गैस इतनी महंगी पड़ रही है तो वो अपने डेली पगार से कैसे पैसे दे पाएंगे इस गैस के लिए? मजदूरी को बोला कि 500 देंगे, 1 किलो को गैस के कितना दाम रहा है। फिर मजदूरी 500 रुपए और गैस का 1 किलो का दाम 500 रुपए। मतलब जो कमाए वो गैस में लग गया। इससे अच्छा तो वो गांव चले जाए, और यही हो रहा है हमारे देश में अभी। Migrant workers in India's textile hub, Surat, are returning to their hometowns after struggling to procure cooking gas. जैसे मैंने आपको पहले बताया कि देश में करीब 33 करोड़ एक्टिव एलपीजी कनेक्शन है और 54% नेचुरल गैस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आता है। याद रहे कि देश के डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में बस 18 दिनों की इन्वेंट्री है, तो हम 18 दिन तो सह सकते हैं जंग के, पर उससे ज्यादा नहीं, और जंग को 18 दिन हो चुके हैं। अब अगर आपके पास पाइप गैस कनेक्शन है तो आपको शायद इतना डर ना हो जितना उन घरों में है जो सिलेंडर से खाना पकाते हैं, पर इसका मतलब ये भी नहीं कि आपकी जिंदगी कुशल मंगल है। याद रहे कि इंडिया का आधा पाइप्ड गैस तो ओएनजीसी और रिलायंस के बलबूते चलता है, पर दूसरा भाग कतर से आता है, और ये कॉम्प्लेक्स जो इस जंग में डैमेज हो गया, इस जगह से 2 मार्च के बाद कोई कार्गो निकला ही नहीं है। और हमारे देश में एलएनजी रिजर्व्स बहुत बड़ी मात्रा में नहीं है। कोची और एन्नोर के टर्मिनल्स में ये गैस स्टोर करी जा सकती है, पर बस 1-2 हफ्ते की स्टोरेज अवेलेबल है। अब ये तो हो गई किचन की बात। कई छोटे छोटे बिजनेसेस जिनका धंधा ही सिलेंडर या फिर गैस से चलता है वो तो बंद ही हो गए। रेस्टोरेंट, स्ट्रीट वेंडर्स, केटरर्स, कईयों के पास तो 1-2 दिन का ही स्टॉक था, वो क्या करेंगे बेचारे। और ये बस किचन की बात नहीं है, एलपीजी डाई फैब्रिक हीटिंग में भी यूज किया जाता है। जैसे सूरत में 200 टेक्सटाइल फैक्ट्रीज बंद हो गई और कम से कम 5 लाख डेली मजदूर को शहर छोड़कर गांव जाना पड़ा। The president of the Processors Association says 500,000 day laborers have lost their jobs due to the shortage and have already left Surat. जितेंद्र वखरिया जो साउथ गुजरात टेक्सटाइल प्रोसेसर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, वो कहते हैं कि अगर ये कॉन्फ्लिक्ट आज रुक भी गया तो 6 से 12 महीने लग सकते हैं हालात को नॉर्मल होने में। अब तीसरा पॉइंट है आपके ट्रैवल के बारे में। पेट्रोल पंप पर जाओगे तो शायद आपको इम्पैक्ट दिख जाएगा इस जंग का। क्रूड ऑयल का प्राइस एक बैरल के लिए $120 तक पहुंच गया था, और कई सरकारी रिटेलर्स जैसे इंडियन ऑयल, बीपीसीएल या फिर एचपी हर लीटर पर 24 और 30 रुपए लॉस झेल रहे थे क्योंकि उनको सरकार ने कहा था। अब सरकार इन कंपनीज को तो कह सकती है कि जो पेट्रोल का दाम है उसको आप चेंज मत करना, पर सरकार का डीजल पर इतना कंट्रोल नहीं है, स्पेशली बल्क डीजल पर। ये वो डीजल है जिससे फैक्ट्रीज चलती हैं, जिससे जनरेटर्स चलते हैं और जिससे रेफ्रिजरेटेड ट्रक्स चलते हैं। ये मार्केट रेट पर बिकता है और इसका दाम 22 रुपए पर लीटर तक बढ़ चुका है। अब आप इमेजिन करो कि एक वेयरहाउस है
जो रेफ्रिजरेटेड है और जहाँ वो सब्जियां और फल रखते हैं। वो ये रेफ्रिजरेशन करते कैसे हैं? जनरेटर से। ये जनरेटर कैसे चलता है? डीजल से। अब डीजल के दाम बढ़ गए तो उनकी कॉस्ट बढ़ गई और ये कॉस्ट आपको झेलनी पड़ेगी जब आप फल और सब्जियां खरीदोगे। अब हम हजारों किलोमीटर दूर हैं मिडिल ईस्ट से, इसलिए आपको ऑयल क्राइसिस शायद लगेगा नहीं। ये कोई बड़ा क्राइसिस नहीं है, पर कई छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं जो आप एक साथ मर्ज कर दोगे जब आपके बटुए पर असर पड़ेगा। एयर ट्रैवल की बात करें तो एयर टर्बाइन फ्यूल के प्राइसेस हर किलोलीटर के हिसाब से 2 लाख रुपए क्रॉस कर चुके हैं, यानी ये दाम तिगने हो गए। अब जब एयर ट्रैवल में फ्यूल 30 to 40% कॉस्ट होती है एक एयरलाइन के लिए, तो आप खुद ही इमेजिन करो, ऑब्वियसली एयर टिकट प्राइसेस तो बढ़ेंगे ही ना। तो अब इस क्राइसिस को टैकल करने के लिए सरकार ने क्या किया? उन्होंने डिसाइड किया कि वो सबसे पहले हाउस होल्ड्स को प्रोटेक्ट करेंगे। उन्होंने 8 लाख टन का एलपीजी यूएस, रशिया और ऑस्ट्रेलिया से खरीदा और डोमेस्टिक प्रोडक्शन 40% तक बढ़ा दिया। इसीलिए सरकार ने कहा कि जो घर में सिलेंडर बिकते हैं उसके हम प्राइसेस नहीं बढ़ाएंगे। इस वजह से सरकार को कितना नुकसान हुआ? हर साल का 28,000 करोड़ रुपए। पर कमर्शियल सिलेंडर्स के तो दाम फिर भी 11% से बढ़ गए, यानी कि जो बिजनेसेस हैं उनको ये प्रॉब्लम झेलनी पड़ेगी। ऐसा ही कुछ पाइप गैस के साथ हुआ। इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स को बोला गया कि आपकी सप्लाई 20% कटेगी ताकि सीएनजी गाड़ियों और घरों तक पाइप गैस पहुंच पाए। पेट्रोल और डीजल की बात करें तो सरकार और दूसरी कंपनीज में एक डील थी। कई महीने पहले जब प्राइसेस बहुत कम थे, इन कंपनीज ने अपने दाम नहीं कम करे। सरकार ने कहा कि आप खूब पैसे कमाओ भी, पर अगर फ्यूचर में प्राइसेस बढ़ जाते हैं तो हम आपको अलाउ नहीं करेंगे प्राइसेस बढ़ाने के। कंपनीज ने बात मान ली। तो कुछ महीने पहले तो उन्होंने खूब पैसे कमाए ताकि ऐसी क्राइसिस की सिचुएशन में वो लॉस झेल पाए। इसके साथ साथ सरकार ने अपनी एक्साइज ड्यूटी यानी कि जो उनका टैक्स होता है वो भी कम कर दिया। ऑयल मिनिस्टर ने खुद कहा कि इससे देश के टैक्स रेवेन्यू पर एक बहुत बड़ा झटका लगेगा। दूसरी चीज जो सरकार कर रही है वो है कि वो लोगों को इंकरेज कर रही है कि आप भाई इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस यूज करो। जैसे इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज ने कहा कि जो भी गाड़ियां बनाने वाली कंपनीज हैं उनको तेल की जगह बिजली यूज करनी चाहिए जहां भी वो कर सके। Amazon, फ्लिपकार्ट, ब्लिंकिट, इंस्टामार्ट और जेप्टो का स्टॉक खत्म होने लगा इंडक्शन स्टोव का। जैसे इंडिया के मिनिस्टर ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी प्रहलाद जोशी ने कहा कि लोगों को इलेक्ट्रिक स्टोव्स यूज करने चाहिए, ना कि एलपीजी सिलेंडर के। अगर लोग सिलेंडर कम यूज करेंगे और इलेक्ट्रिक स्टोव ज्यादा यूज करेंगे तो देश की डिपेंडेंस मिडिल ईस्ट से कम हो जाएगी। अब ये ऐसा क्यों है? क्योंकि भाई एलपीजी सिलेंडर मिडिल ईस्ट से आता है, लेकिन आपकी बिजली मोस्टली देश की रिसोर्सेज से बनती है। इस चीज के लिए आपको समझना होगा कि हमारा ग्रिड दूसरे कई देशों के ग्रिड से बहुत डिफरेंट है, चाहे वो थाईलैंड हो, बांग्लादेश हो या फिर पाकिस्तान हो। इन देशों के ग्रिड नेचुरल गैस से चलते हैं। अब अगर कतार में बम गिरने लग गए तो उनका नेचुरल गैस सप्लाई रुक गया। इसी वजह से बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने कहा है कि अब उनकी मैच टाइमिंग्स रात को नहीं बल्कि दिन में होगी ताकि उनको बिजली कम यूज करनी पड़े। इंडिया में ये प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि इंडिया की ऑलमोस्ट 75% बिजली कोल से आती है, जो हमारे देश में भारी मात्रा में है। सोलर भी ऐसी ही कहानी है, जितना सोलर या विंड हमारे देश में होगा उतनी डिपेंडेंस हमारी कम हो जाएगी। अब नेचुरल गैस के पावर प्लांट जरूर है हमारे देश में, पर इनका कंट्रीब्यूशन बहुत कम है। इसीलिए मिनिस्ट्री ऑफ पावर के सेक्रेटरी पंकज अग्रवाल ने कहा कि हमें अच्छी उम्मीद है कि मिडिल ईस्ट क्राइसिस से कम हमारे इलेक्ट्रिक ग्रिड पर कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। पर देखो ये भी बात नहीं है कि हमारा देश कोल इम्पोर्ट नहीं करता। हमारा देश कोल इम्पोर्ट करता है, वो इस वजह से है क्योंकि जो कोल हमारे देश में है वो लो क्वालिटी कोल है। अब उसको हम हाई क्वालिटी बना सकते हैं, पर उसके लिए एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट हमें चाहिए होगी ऐसी फैसिलिटीज को बनाने के लिए। इसलिए अब हम हायर ग्रेड कोल भी इंपोर्ट करते हैं, जिसका मतलब है कि एक जियोपॉलिटिकल रिस्क हमारी इलेक्ट्रिसिटी में भी है। और इसीलिए अमिताभ कांत जो नीति आयोग के सीईओ थे वो कहते हैं कि हमें रिन्यूएबल्स और बैटरी स्टोरेज में इन्वेस्टमेंट करनी होगी ताकि हमें दूसरे देशों पर डिपेंडेंट होना ही ना पड़े। अब बैटरी स्टोरेज क्यों? क्योंकि भाई अगर बादल आ गए तो सोलर क्या घंटा काम करेगा? नहीं करेगा। इसलिए आइडिया ये है कि जब धूप हो तो सोलर एनर्जी से बिजली बनेगी और जो एक्स्ट्रा सोलर एनर्जी होगी वो हम बैटरी में स्टोर कर देंगे ताकि अगर बादल आ गए या रात हो गई इस बैटरी से हम बिजली यूज कर पाए। यही आर्गुमेंट सरकार दे रही है ईवीज के लिए भी। अब गाड़ियां तो पेट्रोल या डीजल से ही चलती हैं जो देश के बाहर से आ रहा है, जबकि ईवीज देश की बिजली से चलेंगी। सरकार चाहती है कि 2030 तक 30% गाड़ियां ईवीज हो जाए। तो ये लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी हमारे देश की कि हम ज्यादा रिन्यूएबल्स यूज करें, ज्यादा इलेक्ट्रिफिकेशन होए और सिलेंडर की जगह लोग पाइप्ड गैस कनेक्शन भी यूज करें। अब आई ऑल्सो वांट टू कम्युनिकेट कि ये सीरियस चीज इतनी क्यों है।
दिस इज अ वेरी बिग प्रायोरिटी फॉर आवर गवर्नमेंट, क्योंकि देखो गैस सिलेंडर या फिर पेट्रोल पंप में दाम बढ़ गए उससे एक मैक्रो इम्पैक्ट होता है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने बताया कि जब क्रूड ऑयल प्राइसेस 10% से बढ़ते हैं तो महंगाई 0.3% बढ़ सकती है। और अभी हमारे देश में प्रॉब्लम ये है कि ऑयल के दाम बढ़ रहे हैं, पर हमारे देश में डबल प्रॉब्लम है। एक तो ऑयल के दाम बढ़ रहे हैं, दूसरा इंडियन रुपये की धज्जियां उड़ी हुई है, और ये इंटर रिलेटेड है। जितने ज्यादा डॉलर हमें खर्च करने पड़ते हैं ऑयल खरीदने में, उसी वजह से डॉलर की डिमांड बढ़ जाती है और रुपये की कम हो जाती है। इसलिए रुपया अभी इतना कमजोर है, और इस कमजोरी की वजह से कई फॉरेन इन्वेस्टर्स देश छोड़कर जा रहे हैं। मई में ही रिकॉर्ड 1 लाख करोड़ से ज्यादा रुपए देश छोड़कर चले गए, क्योंकि इन्वेस्टर्स के लिए बहुत मुश्किल हो गया समझना कि भाई रुपये की वैल्यू कहाँ तक जाएगी। और देखो ये एक बहुत बुरा साइकिल है हमारी सरकार के लिए, क्योंकि तेल के दाम बढ़ रहे हैं और फिर रुपये कमजोर हो रहा है। रुपये कमजोर हो रहा है, इसका मतलब है कि सेम तेल खरीदने के लिए आपको और पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं, इसका मतलब है कि रुपये कमजोर हो रहा है, और ये साइकिल चलता रहता है। इसके अलावा सरकार को LPG सब्सिडीज में पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं ताकि गरीब लोग बेचारे खाना तो पका पाए, जिसका मतलब है कि सरकार का बजट गया तेल लेने। अब अगर इनकम कम होगी और आप खर्चे ज्यादा करोगे, ऑब्वियसली प्रॉब्लम तो आएगी ना। अब इस सिचुएशन में आप AI को भी जोड़ दो, इस वजह से इंडियन स्टॉक मार्केट की हालत पतली हो गई है। जब से ये वॉर स्टार्ट हुई है, इंडियन स्टॉक्स की वैल्यू 40 लाख करोड़ से कम हो गई है। तो अब आगे जाके होगा क्या? अब देखो मेरे पास कोई जादुई झड़ी तो नहीं है। जब तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खुलता तब तक प्रॉब्लम तो बनी रहेगी, क्योंकि ये तो है नहीं एक दिन में पूरे सोलर प्लांट लग जाएंगे, विंड प्लांट लग जाएंगे और इंडक्शन स्टोव्स आ जाएंगे सबके घरों में। इसीलिए LPG सिलेंडर की बात रही तो चाहे ईरान हमारा कितना भी अच्छा दोस्त हो, पर 3 से 4 हफ्ते तो लग सकते हैं इस सप्लाई चेन को रिस्टोर होने में। पेट्रोल और डीजल में तो सरकार के पास ज्यादा कंट्रोल है, क्योंकि वो सरकारी कंपनीज को कह सकते हैं कि भाई आप प्राइसेस बढ़ाओगे नहीं, पर ये कब तक चलेगा, क्योंकि इससे भी सरकार का ही नुकसान हो रहा है। अगर हम जेट फ्यूल की बात करें तो इंटरनेशनल एसोसिएशन ने पहले ही बोल दिया कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल भी गया तो महीने लग सकते हैं एविएशन टर्बाइन फ्यूल की सप्लाई रिस्टोर होने में। और सप्लाई रिस्टोर हो भी गई तो ये नहीं कि दाम इमीडिएटली कम हो जाएंगे, क्योंकि याद रहे मैंने वॉर रिस्क इंश्योरेंस की बात करी थी कि हर शिप जो स्ट्रेट से गुजरती है उसको इंश्योरेंस लेना पड़ता है। अब ये हो सकता है कि ईरान और प्रेसिडेंट ट्रम्प कल हाथ मिला लें, पर ये जो इंश्योरेंस कंपनी है ये सोचती रहती हैं कि बाय चांस कल वापस से वॉर स्टार्ट हो गई तो क्या होगा। इसीलिए इंश्योरेंस प्रीमियम्स इमीडिएटली नहीं गिरते, और इसी वजह से प्राइसेस भी इमीडिएटली नहीं गिरते। और शायद इसी वजह से ICICI सिक्योरिटीज के पंकज पांडे कहते हैं कि बहुत जल्द होगा कहना that this crisis is over, and perhaps now you realize कि जब मिडिल ईस्ट में बम फटते हैं तो उसकी गूंजे हमारे घर में क्यों सुनाई देती है, चाहे वो हरियाणा हो, गुजरात या फिर दिल्ली।